सबसे खूबसूरत वाली चूज करोगे आप, यही तो होगा। सबसे खूबसूरत जो लड़की होगी उसी को चूज करोगे। ऐसे ही लड़कों में सबसे हैंडसम जो लड़का दिख रहा होगा आपको वही चूज कर लो। कल एग्जाम है और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर आप भी इस कंडीशन में हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल रामबाण होने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी और आपको करने का ढंग पता चल जाएगा कि अगर एग्जाम में नहीं भी पढ़ा है आपने तो किस तरीके से लिखना है, क्या क्या काम करना है आपको, जिससे कि आप एक ही रात में या 1-2 घंटे में या 3-4 घंटे में ही पूरी प्रिपरेशन कर पाएं पूरे एग्जाम की और अच्छे नंबर ला पाएं या फिर पास हो पाएं। तो सारी चीजें इस वीडियो में पूरा खुलकर बताऊंगा कि नंबर कैसे गेन किए जाते हैं, कैसे नंबर लाए जाते हैं। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं बताऊंगा, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल बात बताऊंगा जो मैंने खुद अपने ऊपर भी अप्लाई करी थी, जिन एग्जाम में को मैंने बिना पढ़े दिया था। तो आज बहुत ही कमाल का ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक शेयर कर देना और ये वीडियो ना अपनी उनको भी शेयर कर देना और अपने उनको भी शेयर कर देना। इससे क्या होगा कि आप दोनों एक ही लेवल पर रहोगे, वरना आप आगे निकल जा रहे हो वो पीछे रह जा रहे हैं, या वो आगे निकल जा रहा है आप पीछे रह जा रहे हो। तो इसलिए एक दूसरे को शेयर करते हुए चलना। तो फिलहाल ये तो मजाक मस्ती की बात होगी, अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम अगर कल है तो हमें कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो मेंटेलिटी आपको साफ करनी है, सबसे पहले आपको अपना विजन क्लियर करना है, क्योंकि होता क्या है कि यार हमारे पास सिलेबस जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और हम जब सिलेबस को देखते हैं, पूरे साल हमने पढ़ा ही नहीं है, जब पूरे साल हमने पढ़ा ही नहीं है तो जब हम सिलेबस को देखते हैं ना लास्ट समय पे तो हम लोग हो जाते हैं होपलेस। ओ माय गॉड, अब कैसे पढ़ूं, ये वाली कहानी आ जाती है हमारे पास में। सबसे पहले तो होपलेस नहीं होना है, चल भाई कोई नहीं, अभी तो 24 घंटे हैं, अभी 24 घंटे में भी फोड़ दूंगा भाई। बस ये थोड़ा मन में रखना है कि अभी तो टाइम है मेरे पास, अभी तो मैं फोड़ सकता हूं। तो आपको सिंपली क्या करना है, फटाफट से 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखने हैं। अब 4-5 साल के अगर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो कुछ नहीं है, आपके पास सिलेबस है, सिलेबस बुक देखना है। फिर सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। अब क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना तो उनमें तो कुछ क्वेश्चन आपको हर पेपर में कॉमन मिलेंगे, तो उन कॉमन क्वेश्चन को अलग लिख लो। लिखने के बाद जो क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनमें से भी देखो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और भी क्या क्या चीजें हैं इनमें पूछी गई, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी वहां पे लिखो। तो उन क्वेश्चंस की जब एक सीरीज बन जाएगी तो जो पहले सिलेबस एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा था वो अब इतना सा हो जाएगा सिलेबस, यानी कि अब आपको केवल 50-60 क्वेश्चन ही तैयार करने होंगे, पहले बहुत ज्यादा थे। तो कुल मिला के आपके पास एक पढ़ने का तरीका मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे एक ही दिन में, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि पहले पहाड़ जैसा सिलेबस था, आप हो गए थे होपलेस, लेकिन उस समय आपको रास्ता नहीं मिल रहा था पढ़ने का, यार कहां से शुरू करूं, तो शुरू करने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, वो रास्ता आपको अब मिल जाएगा, क्योंकि अब आपके पास होंगे 50-60 क्वेश्चन। तो 50-60 क्वेश्चन होंगे तो आप सोचोगे यार ये तो कम है, चलो स्टार्ट करते हैं अब पढ़ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो आता होगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो है क्या कहानी कि आपको क्या करना है, सारे टॉपिक्स को 1 by 1 सबको पढ़ लेना है। अब रटना नहीं है, आप सोचो रटोगे एक दिन में आप रट नहीं पाओगे, सारी चीजें रट ही नहीं पाओगे भाई। तो इससे अच्छा है कि आप पहले एक बार पढ़ लो ढंग से, जो चीज समझ में आ रही है समझ में आ गई, नहीं आ रही कोई बात नहीं, उसे पढ़ लो। पढ़ने से क्या होगा कि आपके माइंड में क्लिक हो जाएंगी सारी चीजें कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा है। अगर क्वेश्चन वहां पे आ जाता है तो याद आ जाएगा आपको कि यार आपने पढ़ा था कभी, मतलब थोड़ा सा आपने पढ़ा था, तो उसकी 1-2 लाइन याद आ जाएंगी आपको। आप सपोज करते हैं कि आपके पास फिजिक्स का एक क्वेश्चन आ गया, आपके पास लिखने का आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब EMI लिखने के लिए आपके पास आ रहा है। तो EMI पर्टिकुलर डेफिनेशन याद नहीं आ रही है, बट आपने देखा होगा कि यार जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, चाहे अपने कोचिंग सेंटर में या फिर आपके स्कूल कॉलेज में, तो उनकी कुछ ना कुछ बातें तो आपको याद होती है ना, हर किसी का पढ़ाने का तरीका होता है, तो वो कुछ ना कुछ बातें आपको याद आती हैं। दूसरा, आपने जो है अभी जो नोट्स बनाए थे, मतलब जो प्रिपरेशन के लिए आपने नोट्स बनाए थे वो आपके पास होंगे, तो उनकी कुछ कुछ बातें याद आएंगी, थोड़ा वहां से मिलेगा, थोड़ा वहां से मिलेगा, दिमाग में क्लिक होती है बातें। जब हम लोग एग्जाम दे रहे होते हैं तब ये दिमाग में क्लिक होती है बातें, ये थ्योरेटिकल बात नहीं बता रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये सारी बातें जो है आपके दिमाग में क्लिक होती है। कुछ ना कुछ तो EMI से रिलेटेड आपको याद आ रहा होगा, तो वहां पर उस रिलेटेड को भी आपको लिख देना है। ना लिखने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ उसमें लिख कर आए, मतलब आपको लिखना बहुत जरूरी है, ये याद रखना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ भी लिख के आ जाए, मान लो आपने कुछ भी लिख दिया तो ये तो गलत हो जाएगा, वहां पर भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर EMI है
तो EMI से रिलेटेड ही लिखना है आपको, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना है आपको। और ये परीक्षाओं में सबने किया, हमने किया, और भी लोग करते हैं, और सभी लोग करते हैं ऐसा। जिनको नहीं आता है क्वेश्चन वो रिलेटेड ही लिख कर आते हैं, अपने आप बना के लिख कर आते हैं, बट बनाना भी एक कला होती है, आपको बनाना सीखना पड़ता है। तो फिलहाल ये तो बात हो गई आपके 50-60 क्वेश्चन तैयार करने की। तो 50-60 क्वेश्चन आप लिख लेंगे तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा पढ़ने का। सबसे बढ़िया तरीका ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन पूरी काम आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टॉप कर जाओगे, ठीक है, लेकिन नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे, आपके पास हो जाओगे, कम से कम आपके वो फेल का धब्बा तो नहीं लगेगा। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि लिखने का तरीका क्या है। जैसे सपोज करो ये जो है आपका पेज है, अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे आपके नंबर नहीं घटेंगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। मान लेते हैं ये आपकी कॉपी का पेज है। अब आपको क्या करना है, बच्चों की गलत प्रैक्टिस क्या है, यहाँ पे लाइन खींची और यहाँ डाली प्रश्न संख्या और यहाँ से करना शुरू कर दिया, तो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल ऐसा करना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ लाइन बाय कुछ भी नहीं खींचनी है, चाहो तो खींच लो, मर्जी है आपकी, लेकिन यहाँ पर आपको ये प्रश्न संख्या नहीं डालनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर बीचों बीच में डालनी है प्रश्न संख्या, जो भी आपकी प्रश्न संख्या है वो डाल दीजिए और नीचे स्केल की हेल्प से ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए उसे। उसके बाद ये जो होगी ब्लैक पेन से हेडिंग होगी, या स्केच पेन का भी आप यूज कर सकते हैं, और अच्छी राइटिंग में ही प्रश्न संख्या डालें, ये याद रखें। अगर पता लग रहा है कि आपका ये समझ में नहीं आ रहा है उसे एग्जामिनर को कि कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन से संख्या लिखी हुई है, तो भैया वो आपके नंबर काट सकता है वहाँ पर, तो ये याद रखना। इसलिए अच्छी राइटिंग में आपको डालना है। यहाँ पर आप सपोज करते हैं इसका आंसर जो है आपका यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर जाने के बाद ये आंसर यहाँ पर खत्म हो गया, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3-4 लाइनें छोड़ दो, 3-4 लाइनों के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर स्टार्ट करना है, ये याद रखें आप, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिखने का भी फॉर्मेट वही होगा जो पहले वाले प्रश्न का था। अब दूसरी चीज यहां पर और क्या करना है, आपको सुधार डायग्राम बनाने को आ जाता है कभी कभी, तो डायग्राम कैसे बनाना है, डायग्राम बनाना है पेज की दाएं साइड में आपको, यहां पर आपने डायग्राम बनाया और यहां से आपने लिखना शुरू किया, यहां से आप लिखते जाइए इस तरीके से, और डायग्राम के नीचे भी इस तरीके से आप लिख दीजिए। तो दाएं साइड में आपने डायग्राम बना दिया, बेहतरीन लगेगा, और डायग्राम भी अच्छा बनाए। कई बच्चों का कहना है कि फिजिक्स में डायग्राम हैवी बना दो नंबर मिल जाएंगे, और भैया नहीं मिलते नंबर, पूरी फिजिक्स जो है डायग्राम पे टिकी हुई है, और डायग्राम ही बेकार बना दो आप तो फिर बेकार हो जाएगी कहानी। तो डायग्राम भी आपको थोड़ा ठीक ठाक बनाना है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह रहा हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बना दो, बिल्कुल सजा दो, उसमें टाइम वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है, बट ठीक ठाक बनाना है जिससे आपको सारी दूरियां मेंशन करने में कोई भी दिक्कत ना हो, एग्जामिनर को समझने में दिक्कत ना हो। तो डायग्राम आपको ठीक ठाक बनाना है। डायग्राम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपको राइटिंग थोड़ी सही बनानी है। मैं मानता हूँ कि 3 घंटे का आपको समय मिलता है, 3 घंटे में जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग जो है बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि राइटिंग पे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन वैसे ही नहीं है, ऊपर से आपने कवाड़ राइटिंग बना दी तो आपके नंबर तो वैसे ही कट जाने हैं। तो इसलिए राइटिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि राइटिंग वालों को नंबर ज्यादा क्यों मिलते हैं। जैसे सपोज करो आपकी अभी शादी होनी है, आपसे बोला जाए आपका स्वयंवर हो रहा है, भैया 10 कन्याएं आपके सामने खड़ी कर दी और उन कन्याओं का बैकग्राउंड आपको कुछ नहीं पता है कि किसका क्या कैरेक्टर है, किसके माँ बाप क्या है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन कैसी है, कुछ नहीं पता है आपको। बस सिंपल आपके सामने 10 कन्याएं खड़ी कर दी, आपसे बोला है एक कन्या चूज करो, उसी के साथ आपका विवाह करा दिया जाएगा। तो आप कैसे चूज करोगे? सोचो, माइंड लगाओ थोड़ा। लड़के कैसे चूज करेंगे? अरे भाई ये जो है बढ़िया वाली कौन सी है, सबसे खूबसूरत वाली चूज करोगे आप, यही तो होगा। सबसे खूबसूरत जो लड़की होगी उसी को चूज करोगे। ऐसे ही लड़कों में सबसे हैंडसम जो लड़का दिख रहा होगा आपको वही चूज कर लोगे आप, क्योंकि उस समय आपको बैकग्राउंड नहीं पता, अमीरी गरीबी नहीं पता, कौन अमीर है, कितना कमा रहा है, क्या नहीं है, कुछ नहीं। बस आप कैसे चूज करोगे? उसकी खूबसूरती से। क्या पता जिसको आपने चूज किया है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया हो और जिसको आपने छोड़ दिया वो अच्छा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन उस बेचारी या बेचारे का तो नंबर ही नहीं आया जिसको आपने छोड़ दिया। तो ऐसी ही कंडीशन होती है कॉपियों के साथ। जैसे सपोज करो एग्जामिनर के पास 10 कॉपी आ रही है और
एक कॉपी जो में बहुत खराब राइटिंग है, एक कॉपी में थोड़ी जनरल राइटिंग है, एक कॉपी में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, पूरे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ी जगह जगह मिस्टेक्स है, मतलब सही परिभाषा नहीं दे रखी है, बट फिर भी उसे नंबर ठीक ठाक मिल जाएंगे। ये पॉसिबिलिटीज रहती है हमेशा। तो हाँ, यहाँ ध्यान से देखो एग्जामिनर किसको नंबर ज़्यादा देगा, सड़ी हुई राइटिंग को या अच्छी राइटिंग को? हमेशा ऑब्वियसली अच्छी राइटिंग को ही देगा नंबर। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि राइटिंग पे विशेष ध्यान दें एग्जामिनेशन में। ये कुछ तरीके होते हैं जो नंबर गेनिंग होते हैं। तो पूरा फॉर्मेट में आपको लिखना है, तो यहाँ से आपको नंबर मिलेंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है पूरी प्रोसेस छांटने की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांटें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही फोकस करें, पूरे सिलेबस को पढ़ने की कोशिश ना करें। पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो एक दिन में खत्म नहीं कर पाओगे, और दूसरा आप होपलेस हो जाओगे। आपको यही नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट को ऐसे ही आपको तैयार करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर फिर भी कोई किसी का क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट करना, मैं इस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।